हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मगध प्रकाशन। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी बिहार एसएससी इंटर लेवल का फॉर्म जो है वो फिलअप हो रहा है। तो जिन्होंने फिलअप कर लिया वो तो ठीक है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो जल्दी जाओ और फॉर्म फिलअप करवा लें, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम बचा हुआ है। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडल सेट 4 के 150 प्रश्नों के बारे में। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, आलमगीर किस मुगल सम्राट के उपाधि थी? तो आलमगीर जो थे वो औरंगजेब, यानी मैं आपको बता दूं कि आलमगीर मुगल सम्राट औरंगजेब की उपाधि थी और इसका शासनकाल 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक रहा और इसकी मृत्यु जो है 1707 ईस्वी में हुई। यह अकबर के बाद सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। अगला प्रश्न है, के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया? तो ये लिखा गया बौद्ध संघ, यानी बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया। और बौद्ध धर्म के प्रथम संगति राजगृह के अजात शत्रु के शासनकाल में, दूसरी बौद्ध संगति वैशाली के कालाशोक में शासनकाल में, तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में अशोक सम्राट के शासनकाल में, तथा चौथी बौद्ध संगीति जो है वो कुंडल वन में राजा कनिष्क काल में हुआ। मतलब ये जो है वो चार बौद्ध संगति में है और जिसमें पहला जो है हमारा विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था। अगला है, निम्न में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो ये जो है वो मैं आपको बता दूं कि वो जो राज्य है वो है नागालैंड। मतलब नागालैंड, मैं आपको बता दूं कि नागालैंड राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता और त्रिपुरा तीनों और बांग्लादेश में घिरा हुआ है। भारतीय राज्य में बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करता है, जैसे कि असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इन सब राज्यों से जो है ये अपनी सीमा साझा करता है, लेकिन नागालैंड से नहीं करता है। अगला प्रश्न है, मैन इन वाइट ए बुक ऑफ क्रिकेट। मैन इन वाइट ए बुक ऑफ क्रिकेट नाम पुस्तक लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मुकुल केशवन, यानी कि मैन इन व्हाइट ए बुक ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक मुकुल केशवन है। और रवि शास्त्री के पुस्तक का नाम है स्टार गोजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। विराट कोहली की जीवनी पर आधारित पुस्तक का नाम है विराट द मेकिंग ऑफ ए चैंपियन है। और सुरेश रैना की पुस्तक है बिलीव व्हाट लाइफ एट क्रिकेट थॉट मी है। ठीक है। अगला है, वर्ष 2020 में कोलकाता पेट्रोल ट्रस्ट का नाम बदल कर दिया गया था। तो इसका नाम बदल कर दिया गया था श्याम प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट, यानी कि 2020 में कोलकाता पेट्रोल ट्रस्ट का नाम बदलकर श्याम प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट कर दिया गया। और इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। और मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। और दिल्ली के फिजोर शाह कोटला मैदान का नाम अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया। और ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाने वाला एक पुरस्कार है? तो ये है शांति स्वरूप भटनागर एसएसबी पुरस्कार, यानी कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। और इस पुरस्कार का शुरुआत जो है 1957 ईस्वी में, इस पुरस्कार का शुरुआत जो है 1957 ईस्वी में किया गया था। और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। अगला प्रश्न है, सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था। सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था तो वो था जौनपुर, यानी कि जौनपुर सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था। और जौनपुर को भारत का सिराज भी कहा जाता है। और जौनपुर की स्थापना फिरोजा शाह तुगलक ने 1300, इसकी स्थापना जो है 1359 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्व कुष्ठ दिवस प्रतिवर्ष जनवरी में कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जनवरी में 30 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि विश्व कुष्ठ दिवस 30 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इस दिवस को पहली बार 1954 ईस्वी में, इस दिवस को जो है पहली बार 1954 ईस्वी में 1954 ईस्वी में मनाया गया था। ठीक है। और कुष्ठ रोग बैक्टीरिया से फैलता है। और 7 अगस्त 2021 से राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, कमयाचा निम्न में से कहाँ के मंगनियारों द्वारा बजाया जाने वाला मुड़ी हुई वीणा नुमा एक वाद्य यंत्र है? तो ये है
पश्चिमी राजस्थान। अगला प्रश्न है, खेलों और प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। इन्हें जो है में शुरू किया गया था, तो इन्हें किस ईस्वी में शुरू किया गया था? तो इसे जो है वो 1961 ईस्वी में शुरू किया गया था। यानी कि खेलों और प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में किया गया था और वर्ष 2020 से अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को 15 लाख रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। अगला है अंतरजिखेड़ा पुरातात्विक स्थल में स्थित है, तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश। यानी मैं आपको बता दूं कि अंतरजिखेड़ा पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश के अवस्थित है और यह काली नदी के तट पर स्थित है। एक जो है ऐतिहासिक रूप में इसे मनाया किया जाता है। अगला प्रश्न है, 16 यार्ड हिट शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है वो संबंधित है फील्ड हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 1977 में जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बने, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के साथ केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई? तो इन्होंने चंद्रशेखर। यानी मैं आपको बता दूं कि 1977 ईस्वी में जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बने, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई और 1975 ईस्वी में भारत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आपातकाल की घोषणा कर दी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा प्रदेश है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान। यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के 4 सबसे बड़े राज्यों के क्रम घटते हैं, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। और भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य गोवा है और जनसंख्या के आधार पर सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ मैं जो भी बता रही हूँ समझा रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न हमारा है, सांसदों द्वारा गांवों को गोद लेने की संबंधित एक योजना सगी शुरू की गई थी। तो सगी में ए का अर्थ क्या है? तो इसमें ए का अर्थ जो है वो है आदर्श। यानी मैं आपको बता दूं कि संसदों द्वारा गांवों में गोद लेने की शब्द की योजना सगी शुरू की गई थी और सगी का फुल फॉर्म है संसद आदर्श ग्राम योजना। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11 अक्टूबर, इसका जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर 2014 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक जिला सह पर्यटन हॉट स्पॉट है? तो ये है तवांग। ठीक है, अगला प्रश्न है, दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है छत्तीसगढ़ में। यानी कि दंडकारण्य पठार भारत के मध्य भाग छत्तीसगढ़ में एक भौगोलिक क्षेत्र है और बस्तर में अबूझमार पर्वत यानी कि विचित्र पहाड़ियां हैं जो कि 35,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए जंगल से घिरा हुआ है और इसके पूर्व में पूर्वी घाट की सीमाएं भी हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मृदा राक्षस के, ठीक है, मुद्रा राक्षस के रचनाकार हैं? निम्नलिखित में से कौन मृदा राक्षस के रचनाकार हैं? तो ये हैं विशाख दत्त। ठीक है, विशाख दत्त। यानी कि मैं आपको बता दूं कि मुद्राक्षस पुस्तक की रचना, ठीक है, मुद्राक्षस पुस्तक की रचना विशाख दत्त द्वारा किया गया और इसमें उत्तर भारत में राजा चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने वाले के वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो वो है, मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो संबंधित है अनुच्छेद 5 से 11। यानी कि भारत के संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 और 11 भारत की नागरिकता से संबंधित है और संविधान का अनुच्छेद 11 जो है नागरिकता के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे?
तो प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगला प्रश्न है, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? तो ये भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है। यानी कि भारत और बांग्लादेश में लगभग 56 वर्ष के बाद अगस्त 2021 में हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल मार्ग पर मालगाड़ियों का नियमित संचालन पुनः शुरू किया गया है। ठीक है, और हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच की दूरी 4.5 किलोमीटर है, जबकि चिल्हाटी की दूरी लगभग 7.5 किलोमीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? तो ये निम्नलिखित में से जो है वो किस शहर में स्थापित किया गया? तो किया गया गुरुग्राम। यानी कि कौशल विकास राज्य मंत्री ने गुरुग्राम में बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए प्रथम उत्कृष्टता केंद्र COE का उद्घाटन किया, और COE की स्थापना राष्ट्रीय और ऊर्जा संस्थान गुरुग्राम हरियाणा में परिसर में की गई है। अगला प्रश्न है, लोच पूर्णमांग की स्थिति में कीमत की वृद्धि होने पर। तो कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगम, ठीक है, कुल आगम घट जाएगा। यानी यदि कीमत में वृद्धि में कुल राजस्व में कमी आती है तो मांग में लोचदार कहा जा सकता है, और क्योंकि कीमत में वृद्धि का मांग मात्रा में व्यापक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत इजरायली कार मेल, ठीक है, भारत इजरायली कार मेल का उत्पादन शुरू करेगा। यानी कार मेल क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि कार मेल जो है वो एक राइफल है। ठीक है, यानी कि न्यूनतम इजरायली ऑस्टर, ठीक है, असल्ट राइफल आराद, ठीक है, और कारमेल भारत में निर्मित होने के लिए तैयार है। और मध्य प्रदेश में मेक इन इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत इन हथियारों का उत्पादन किया जाना है, जहां 2017 में इजराइल हथियार प्रणाली द्वारा PLR सिस्टम्स नामक एक संयुक्त उद्यम में एक संयंत्र स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, जिगर शब्द संबंधित है। तो जिगर शब्द जो है वो ब्लियर्ड्स से संबंधित है। यानी कि ब्लियर्ड्स आयताकार मेज पर खेले जाने वाला खेल है जिसमें छोटी गेंदों की एक निर्दिष्ट संख्या और एक लंबी छड़ी होती है। अक्सर हम लोग देखे हैं कि एक गेम आती है जिसपे टेबल है और टेबल पे छोटी छोटी गेंदें होती हैं और बड़ी सी एक बड़ी सी जो होती है वो लंबी छड़ी होती है जिसे हम लोग क्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो उससे हम लोग इस गेम को खेलते हैं जिसे ब्लियर्ड्स से जिगर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आयरिश सागर कहाँ स्थित है? तो आयरिश सागर जो है वो कहाँ स्थित है? तो स्थित है ब्रिटेन के पश्चिम में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 माह सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो वो है सारनाथ। यानी कि सारनाथ में भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध का जन्म 1563 BC में इक्ष्वाकु वंशीय क्षेत्रीय शाक्य कुल के राज्य में शुद्धोधन के यहाँ लुम्बिनिया नामक स्थान में हुआ था, और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और माता का नाम महामाया था, और इनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। और इनके उपदेश के 4 आर्य सत्य हैं। दुख संसार में दुख है, कारण दुख के कारण है, निरोध दुख के निवारण है, और मार्ग निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। अगला प्रश्न है, समाज के साथ सीमित उत्पादक संसाधनों के कारण अपेक्षाकृत दुर्बल वस्तुओं के बीच चयन की समस्या को की मदद से चित्रित किया जा सकता है। तो इसे जो है वो चित्रित किया जा सकता है उत्पादन संभावना वक्र। यानी कि समाज के साथ सीमित उत्पादक संसाधनों के कारण अपेक्षाकृत दुर्बल वस्तुओं के बीच चयन की समस्या को उत्पादन संभावना वक्र की मदद से चित्रित किया जा सकता है। और उत्पादन संभावना वक्र इस बात पर बल देता है कि उत्पादन किए जाए और कितनी मात्रा में किया जाए और उत्पादक इससे क्या लाभ मिलेगा, जो कि अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ का
को कहा जाता है। और अर्थव्यवस्था को मुख्य तौर पर 3 भागों में बांटा गया, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, सी राजगोपालाचारी ने निम्न में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह में नेतृत्व, ठीक है, किया था? तो इन्होंने जो है वो तमिलनाडु में किया था, यानी कि सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु राज्य में नमक सत्याग्रह में नेतृत्व किया था। और 12 मार्च 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने नमक पर टैक्स लगाने को अंग्रेजों के फैसलों के खिलाफ अहमदाबाद में साबरमती आश्रम के नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो वो थी नूरजहां, वो थी रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान। यानी मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका जो है रजिया सुल्तान थी। और रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की पुत्री थी। और दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिन्होंने 1206 ईस्वी में इसकी स्थापना की। और ऐबक लाहौर के अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाया। और रजिया सुल्तान का विवाह अल्तुनिया नामक एक तुर्क सरदार के साथ हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, पदावली कीर्तन मध्यकालीन पश्चिम बंगाल में 15वीं से 17वीं शताब्दी में की प्रशंसा में रचित गीतों के संदर्भित करता है? तो ये संदर्भित करता है विष्णु। यानी कि पदावली कीर्तन मध्यकालीन पश्चिम बंगाल में 15वीं से 17वीं शताब्दी, ठीक है, भगवान विष्णु की प्रशंसा में रचित गीतों के संदर्भित करता है। और बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य मध्य प्रभु के सगुण भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हैं। ठीक है, और कृष्ण भक्ति पर विशेष बल दिया है। अगला प्रश्न है, कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन साम्राज्य में था, यानी किस साम्राज्य में था? तो ये जो था वो था मौर्य। यानी कि कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन मौर्य साम्राज्य में था। और मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन की जानकारी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उससे संबंधित उसके कार्यों के निर्वहन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष जिम्मेदारी दी गई है? तो इन्हें विशेष जिम्मेदारी दी गई है, वो है अरुणाचल प्रदेश। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 371 जे के नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। और संविधान की 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए इन जनजातीय क्षेत्र में स्वायत्त स्थानीय प्रशासन का अधिकार प्रदान करती है। और अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं एक बात बोलूँगी कि मैं ये जो पढ़ा रही हूँ, मतलब जो मैं बता रही हूँ, जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो मैं मेहनत आप लोगों के लिए कर रही हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा और मेरे वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। और जो लोग भी फॉर्म फिलअप किए और जो लोग नहीं किए वो जल्दी से कर लें। और आप लोग मेरे सारे मॉडल सेट के 150 प्रश्नों का जो है मैं हर दिन एक वीडियो अपलोड करती हूँ अपने चैनल पे, तो आप लोग देखिए। और आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग इस वीडियो के जरिए और अपने मेहनत के जरिए कुछ मुकाम हासिल कर सकें। तो ये छोटा सा कोशिश मेरे तरफ से, थोड़ा सा कोशिश आप लोग कीजिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम लोग आज देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है, IPL के संस्थापक और पहले अध्यक्ष और कमिश्नर थे? तो वो थे ललित मोदी। ठीक है, ललित मोदी। यानी मैं आपको बता दूं कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के संस्थापक, प्रथम अध्यक्ष और कमिश्नर ललित मोदी थे। और IPL की स्थापना 2008 में भारत में की गई थी। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो 2008 में भारत में की गई थी। ठीक है, भारत में। अगला प्रश्न है, IDBI, ठीक है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का मुख्यालय निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। यानी कि IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र में स्थित है। और IDBI की स्थापना 1 जुलाई, ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई, यानी कि 1 जुलाई जुलाई जो था 7वां महीना था, पर जुलाई ना लिख के मैं 7वां महीना लिखी हूँ। ठीक है, तो आप लोग समझिएगा 1 जुलाई 19
1964 में, ठीक है। यानी कि IDBI जो है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का जो स्थापना है 1 जुलाई 1964 ईस्वी में हुई थी और यह निजी बैंक में RBI द्वारा नियमित होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग एवं भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो इसके अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। यानी कि योजना आयोग अब नीति आयोग एवं भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना वर्ष 1950 तथा 1961 में हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना जो है वो भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के जो है तो स्थापना 1950 या 1961 में हुई थी, ठीक है। यानी मैं फिर से एक बार आपको ये वर्ड बोल देती हूँ। योजना आयोग यानी अब नीति आयोग एवं भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना वर्ष 1950 तथा 1961 में हुई और इन दोनों संस्थानों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और योजना आयोग गैर संवैधानिक संस्था है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2080 के प्रावधानित करता है कि राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष वित्त आयोग की स्थापना करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर की कैबे की खाड़ी यानी खंभात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो ये गिरती है ताप्ती में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्येक वर्ष इको रिट्रीट यानी इको रिट्रीट उत्सव मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ओडिशा, ठीक है। यानी मैं आपको बता दूं कि इको रिट्रीट जो है वो उत्सव उड़ीसा राज्य में प्रत्येक वर्ष कोणार्क बीच के आसपास मनाया जाता है और उड़ीसा राज्य की स्थापना 1936 ईस्वी में उत्कल प्रांत में हुआ, ठीक है। उड़ीसा राज्य की स्थापना जो है वो 1936 ईस्वी में, ठीक है, 1936 ईस्वी में उत्कल प्रांत में, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ उत्कल प्रांत में हुआ और यहाँ का लोक नृत्य ओडिसी है और तथा मुख्य कलाकार सोनल मानसी और केलुचरण महापात्र, संयुक्ता प्राणिग्रही आदि इतने लोग जो है यहाँ के जो है वो मुख्य कलाकार है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो इसे घोषित किया गया था 26 जनवरी 1930। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया और इसका निर्णय लाहौर अधिवेशन, ठीक है, 1929 में लिया गया था और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इस अधिवेशन के रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया था, ठीक है, और नेहरू रिपोर्ट के निरस्त कर दिया गया और इसमें पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य निर्धारित किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री वो थे डॉक्टर श्री कृष्ण सी। यानी कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो हैं वो डॉक्टर श्री कृष्ण थे और 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह नेतृत्व में कांग्रेस के मंत्रिमंडल का गठन किया था। हालांकि बिहार में जो प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल रहा वो 2 अप्रैल 1946 से लेकर इनका जो है 2 अप्रैल, ठीक है, 2 अप्रैल 1946 से लेकर 2 अप्रैल 1946 से 31 जनवरी 1900 ठीक है, 31 जनवरी लाइन है, ठीक है, 1961 से, ठीक है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक की उपाधि दी गई थी। यानी जयप्रकाश नारायण लोकनायक की उपाधि दी गई थी और ये समाजवादी एवं क्रांतिकारी नेता थे, ठीक है। और 1934 ईस्वी में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में सचिव जो थे जयप्रकाश नारायण थे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो गांधी जी ने जो है वो पढ़ाई की थी सामल दास कॉलेज भावनगर, ठीक है, सामल दास, ठीक है, सामल दास कॉलेज भावनगर। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो जो सक्रिय भाग लिया था उपयुक्त में से सभी, यानी नाना साहेब,
बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्लाह, ठीक है। यानी कि 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 के मेरठ से हुई थी, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है 1857 से मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। मेरठ से इसकी शुरुआत हुई और इसके पश्चात है विभिन्न क्षेत्रों में फैल गया और विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख नेतृत्वकर्ता जो है क्रांतिकारी वो बहुत, जैसे कि कानपुर से थे, कानपुर से जो थे वो थे तात्या टोपे यानी नाना साहेब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, या इसको आप लोग नोट कीजिएगा जो मैं बोल रही हूँ, फौजाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह, इलाहाबाद से लियाकत अली और बरेली से खान बहादुर खां, ठीक है। इतने लोग जो थे इसमें भाग लिए थे। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम एक ऐसी कार दी गई, ठीक है, हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 1935 के अधिनियम, ठीक है, 1935 के अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। इस अधिनियम के तहत भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की बात की गई थी, जिसके तहत केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है दांडी यात्रा कितने दिन चली थी। तो दांडी यात्रा जो है वो टोटल 24 दिन चली थी। यानी कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78वें अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक 375 किलोमीटर की यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को दांडी के नमक कानून के उल्लंघन कर देश के आंदोलन शुरू किया था और इसमें कुल 24 दिन लगे थे। अगला प्रश्न है, प्रचनकारी यानी पिटरा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये जो है वो संबंधित है दीवारों में अर्थ कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। तो वो थे अकबर। यानी कि मुगल सम्राट अकबर के काल में पहली बार भित्ति चित्रवाली की शुरुआत हुई और अकबर कालीन चित्रकारों के दशवंत बसावन, महेश लाल, मुकुंद सावलदास तथा अब्दुल समद प्रमुख थे और इसके शासनकाल में राजनामा नामक पांडुलिपि तैयार की गई, जिसमें मुगल कालीन चित्रकार का मील का एक पत्थर कहा जाता है और अकबर ने के समय में सर्वोत्कृष्ट चित्रकार बसवान थे और मुगल चित्रशाला संग्रह में हमजनामा प्रमुख थे, ठीक है। अगला प्रश्न, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। तो ये लागू की गई थी रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया। तो भाग लिया वो था स्वामी विवेकानंद। यानी स्वामी विवेकानंद 11 सितंबर 1893 में शिकागो यानी अमेरिका में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था और इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म जो है वो 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था और इनके जन्म दिवस के दिन प्रतिवर्ष युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इनके जन्म दिन के प्रतिवर्ष इस दिन को क्या युवा दिवस में मनाया जाता है और इन्होंने 1 मई 1857 में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन तथा 9 दिसंबर 1858 में बेलूर को रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी और 4 जुलाई 1902 में रामकृष्ण मठ में हुई इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इनकी जो मृत्यु हुई थी यानी कि वो रामकृष्ण मठ, ठीक है, रामकृष्ण मठ में हुई इनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। तो इसका गठन जो है वो CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी SI इकाई है जो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए उपयोग की जाती है। तो वो है मोल। यानी मैं आपको बता दूं कि मोल एक ऐसी इकाई है, ठीक है,
मोल एक ऐसी इकाई है जो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए उपयोग की जाती है और अवोगाद्रो संख्या नियंत्रक यानी कि 16.02214 गुना 10⁻23 मोल माइनस 1 होता है। ठीक है, इसका मान होता है। अगला प्रश्न है वेबर प्रति सेकंड के बराबर होता है, यानी वेबर जो है वो प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? तो ये जो है वो होता है वोल्ट, यानी कि वेबर प्रति सेकंड वोल्ट के बराबर होता है विद्युत विभव विभवांतर। ठीक है, और विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होता है। ठीक है, और आवेश मापने का ऐसा ही मात्रा कूलम्ब होता है। हम लोग इन सब के बारे में 9th-10th में इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो एक बार आप लोग 10th के साइंस के बुक लेकर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब जो है वोल्ट, मोल, कूलम्ब, डायनोमा, ये सब जो है वो आप लोगों को पता चल जाएगा बहुत विस्तार से अगर आप लोग 10th के साइंस के बुक पढ़ेंगे तो। ठीक है, ऐसे तो मैं अपने आप से कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से समझाऊँ। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा है पार्सेक की इकाई है कि एक इकाई है। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी इकाई जो है वो है लंबाई। ठीक है, यानी कि पार्सेक चिन्ह पीसी लंबाई की खगोलीय इकाई है और यह 30 ट्रिलियन किलोमीटर के लगभग होती है और इसकी लंबाई त्रिकोणमितीय दिग्भेद पर आधारित है जो कि सितारों के बीच दूरी मापने के प्राचीन तरीका है। अगला प्रश्न है किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं? तो ये बनाते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2O जल बनाते हैं। जल का pH मान 7 होता है और एक उदासीन यौगिक है और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जैसे प्रोटियम, ड्यूट्रियम और डाइट्रियम। ठीक है, हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन कहते हैं। हाइड्रोजन को ही क्या कहते हैं? भविष्य के ईंधन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होता है? तो ये जो है रोग वो डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया यानी कि डिप्थीरिया या रोहिणी रोग जीवाणु बैक्टीरिया से होता है और एक उग्र संक्रामक रोग है जो कि सामान्यतः 2 से 10 साल तक की आयु वाले बच्चों को होता है और ये रोग ज़्यादातर गले में होता है। अगला प्रश्न अधिकांश रोग कारक सूक्ष्मजीवी किस तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं? तो सबसे तेज बढ़ते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि अधिकांश रोग जनकों और सामान्य हानिकारक जीवों के सहित अधिकांश बैक्टीरिया की सर्वोत्तम वृद्धि 25 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच होती है और इसकी वृद्धि के अधिकतम तापमान आमतौर पर 37 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। ठीक है, और यह मुख्यतः जानवरों के शरीर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? स्टोरेज जो है वो सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो निम्न में मैं आपको बता दूं कि इसकी इकाई जो है वो है टेराबाइट। ठीक है, टेराबाइट। अगला प्रश्न है हाइबुशा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो ये मैं आपको बता दूं कि ये है जैक्सा, यानी कि मिशन हाइबुशा 2 एक क्षुद्र ग्रह मिशन है जिसे जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जैक्सा द्वारा प्रक्षेपित किया गया है और ये हाइबुशा एक अनुवर्ती मिशन तथा जिसमें 2010 ईस्वी में क्षुद्र ग्रह के नमूने एकत्र किए और पृथ्वी पर लौटाए। ठीक है, अगला प्रश्न है सितारों के टिमटिमाने का कारण है। तो सितारों का जो है वो टिमटिमाने का कारण है वो है सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, यानी तारे का टिमटिमाना तारों का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है और तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर पृथ्वी पर पहुंचने से पहले लगातार अपवर्तन से गुजरता है। अगला प्रश्न जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है। तो वो है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड। अगला प्रश्न है किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है यानी दिया गया H = 6.6 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो इसका होगा 3.15 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, यानी कि
यहाँ n जो है वो 3 और h का इक्वल टू 6 जो है वो 6.6 गुना 10 के पावर माइनस 34 दिया है। और कोणीय गति जो होता है वो L इक्वल टू कोणीय गति का मान होता है L इक्वल टू एन एच बटा 2n, ठीक है 2n। इसको अब हम लोग क्या करेंगे 3 गुना 6.6, ठीक है, गुना 10 के पावर माइनस 34 बटा 2 गुना 3.14, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3.15, ठीक है, गुना 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ठीक है। अगला प्रश्न है पाश्चुरीकरण की प्रणाली के दौरान किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। तो इसे जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस के पर किया जाता है। यानी कि पाश्चुराइजेशन प्रक्रिया लुई पाश्चर द्वारा विकसित की गई थी और इस प्रक्रिया में दूध को 62.8 डिग्री और 64.60 डिग्री के सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करना और उस तापमान पर 30 मिनट के लिए रखना और तेजी से 1000 सेंटीग्रेड के नीचे ठंडा करना शामिल है, ठीक है। अगला प्रश्न है कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है। तो वो है फॉस्फोलिपिड, ठीक है। अगला प्रश्न है कैल्शियम की कमी से बच्चों में होती है। तो कैल्शियम की कमी से बच्चों में होती है रिकेट्स। यानी मैं आपको बता दूं कि रिकेट्स का सबसे सामान्य कारण बच्चों के आहार में विटामिन डी या कैल्शियम की कमी माना जाता है और रिकेट्स जो है बच्चों की हड्डियां नरम हो जाती हैं और फ्रैक्चर और अनियमित की खतरा हो जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है में ग्लाइकोजन पॉलीपीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइट कण सल्फर कण और गैस जो है रिक्तिकाएं शामिल होती है। तो ये शामिल होती हैं कोशिका द्रव में। अगला प्रश्न है पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। तो पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। यानी मैं आपको बता दूं कि पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है और जिसके अलावा मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपिकल्चर, रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरिकल्चर, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, मत्स्य का पालन अध्ययन जैसे कि पिसिकल्चर, मछलियों का अध्ययन इक्थोलॉजी, उद्यान का विज्ञान यानी कि हॉर्टिकल्चर आदि प्रमुख। इस तरह से जो है बहुत सारे वैज्ञानिक अध्ययनों का नाम दिया गया। उसी तरह से पक्षी वैज्ञानिक अध्ययन का नाम ऑर्थिनोलॉजी दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न सबसे लंबे पंख फैलाव वाला विशालतम, ठीक है, समुद्री पक्षी निम्न में से कौन सा है। तो वो है वांड्रिक एल्बाट्रस, ठीक है, ट्रस। अगला प्रश्न है समुद्र तल पर मानक वायुमंडलीय दबाव और 45 अक्षांश पर पानी का क्वथनांक सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा। तो ये पैमाने पर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि पानी लगभग 100 डिग्री सेल्सियस मानक वायुमंडलीय दबाव पर उबलता है और क्वथनांक वह तापमान है जिस पर पानी के चारों ओर वाष्पीय दबाव तथा वायुमंडलीय दबाव समान हो जाता है और इस वजह से पानी का क्वथनांक कम दबाव से कम हो जाता है और उच्च दबाव में बढ़ जाता है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस खनिज से आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है। तो हरा रंग उत्पन्न होता है बेरियम। यानी कि बेरियम खनिज के आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है और आतिशबाजी बनाने में मैग्नीशियम के फीते का प्रयोग किया जाता है और आतिशबाजी में लाल रंग उत्पन्न होने के कारण उसमें मौजूद स्ट्रासियम है, ठीक है। अगला प्रश्न निम्न में से सबसे मीठी चीनी है। तो सबसे मीठी चीनी जो है वो है फ्रुक्टोज, ठीक है। यानी कि शकरका नामक प्रकार और मिठास जो है फ्रुक्टोज में मोनोसैकेराइड 1.17 माइनस 1.75 मिठास पाया जाता है और ग्लूकोज में जो है वो मोनोस्क्राइड जो है 0.74 माइनस 0.8, ठीक है, और मिठास पाया जाता है और उससे माल्टोज में जो है डाइस्केराइड जो है 0.33 माइनस 0.45 मिठास पाया जाता है और सुक्रोज में जो है डाइक्सोराइड
दशमलव मतलब एक के संदर्भ में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो जो सच्चा फल नहीं है वो है सेब। यानी कि सेब यानी एप्पल एक आभासी या कूट फल है और इसमें खाने योग्य भाग जो है वो मांसल पुष्पासन द्वारा विकसित होता है, ना कि वास्तविक फलों के भांति परिपक्व अंडाशय से। और यह मोप प्रकार का फल होता है जो कि एक तरह का सच्चा फल नहीं है। अगला प्रश्न है, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं। फलियां जो है वो अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है या होता है, ठीक है। तो उनमें प्रचुर मात्रा में जो है वो होता है प्रोटीन, यानी कि फलियों यानी लेग्यूम में जो है प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और यह अत्यधिक पौष्टिक होती है, जिसमें मटर, मूंग, सोयाबीन आदि जो है प्रोटीन हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। अगला प्रश्न है, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो पौधे के फूल की कली से प्राप्त होता है। यानी कि लौंग जो है, हम लोग लौंग देखे हैं, मसाला का एक शुष्क पुष्प कलिका होती है जिसका उपयोग मसाले की भांति किया जाता है, जिससे तेल की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है। तो वो है इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध। तो एक अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वो होता है घटता है। यानी कि अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर को गर्म करने पर प्रतिरोध का मान घटता है क्योंकि अर्धचालक के लिए प्रतिरोध तापीय गुणांक का मान ऋणात्मक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ए बी सी और डी के बीच 6,342 रुपये की राशि को 3:4:8:6 में वितरित किया गया है। बी और डी के हिस्सों के बीच में रुपए अंतर ज्ञात करें, ठीक है। तो बी तथा डी के हिस्से में हम लोग क्या लिखेंगे? बी और डी के हिस्सों के बीच, ठीक है, बीच का अंतर, ठीक है, बीच का अंतर इक्वल टू 6 - 4 बटा 3 + 4 + 8 + 6 गुना 6,342, ठीक है। अब यहाँ पर 2/21 गुना 6,342, ठीक है। यानी कि टोटल गुना भागा करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा? 604 रुपये। यानी कि यहाँ जो हमारा बी नंबर है वो 604 रुपये। अगला प्रश्न है, एक ही समय पर सुमन स्थान x से y के लिए चलती है और रेखा स्थान y से x के लिए चलती है। रास्ते में मिलने के बाद सुमन और रेखा स्थान y और x पर क्रमशः 3 घंटा 12 मिनट और 1 घंटा 48 मिनट पहुंचती है। यदि रेखा की चाल 9 किलोमीटर घंटा हो तो सुमन की चाल किलोमीटर घंटा में ज्ञात करें। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यदि दो व्यक्ति एक ही समय बिंदु x, ठीक है, यहाँ पर मैं जो बोल रही हूँ उसे भी आप लोग नोट कीजिएगा। यदि दो व्यक्ति एक ही समय बिंदु x तथा y, ठीक है, x तथा y से चलते हैं तथा किसी बिंदु पर मिलने के बाद अपने गंतव्य को जाते हो, ठीक है, जैसे कि v1/v2 = t2/t1, ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख दिए। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि v1/9 = 1 + 48/60, ठीक है, बटा 3 + 12/60। तो ये मैंने कैसे लिखा वो आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर 3 घंटा 12 मिनट, ठीक है, और फिर 1 घंटा 48 मिनट। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो इसके अनुसार मैंने इसको लिखा। अब मैं यहाँ मिटा रही हूँ, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बताई हूँ कि मेरे स्पेस कम होने की वजह से मुझे बार बार मिटाना पड़ता है और कुछ जो है वो सब नहीं लिख पाती हूँ, जो कि मैं हर दिन बोलती हूँ कि आप लोग नोट कीजिएगा। और आज भी मैं जैसे कि अभी बोली कि जो मैं नहीं इस पर लिख पा रही हूँ, जो बड़ा वर्ड है, तो उसको आप लोग नोट कीजिएगा ताकि इससे जुड़े कभी भी सवाल आप लोगों को मिले तो आप लोग आसानी से जो है वो सॉल्व कर सके, ठीक है। तो यहाँ तक अब हम लोग समझ गए। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि = v1/9, ठीक है, = हम लोग लिखेंगे 9/5 और 16/5, ठीक है, इस तरह से v1/9 = 9/16 = 3/4, ठीक है।
चूँकि V1 इक्वल टू 27/4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया 6 3/4, इसको कट कर दिए तो हमारा जो है वो आंसर आ गया, यानी सुमन की चाल जो है वो 6 3/4 किलोमीटर घंटा ज्ञात हुआ। अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है और बी ए से 25% अधिक कुशल है, वह एक साथ 15 दिन तक कार्य करते हैं। अकेले सी शेष कार्य को 14 दिन में पूरा करता है। एक साथ बी और सी मूल कार्य को 5/8 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो यहाँ पर क्या है 100, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जैसे यहाँ पर लिखेंगे ए और ए अनुपात बी, ठीक है। तो ए को माने 100 और बी को माने 125, ठीक है। तो यहाँ पर कार्य क्षमता क्या है 4, यहाँ पर कार्य क्षमता लिखेंगे कि कार्य क्षमता इक्वल टू 4:5 और कुल काम क्या है 4 × 60 यानी कि 240, क्या है ये हमारा कुल काम है। अब लिखेंगे ए तथा बी के 15 दिन का कार्य, क्या है ए तथा बी के 15 दिन का कार्य, यहाँ पर ए लिखेंगे कि ए तथा बी के 15 दिन का कार्य इक्वल टू, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे 5 + 4 × 15, ठीक है, 5 + 4 × 15, ठीक है। तो 5 + 4 9 × 15, तो कर दिए तो हमारा क्या आ गया 135, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गया। फिर मैं इसको मिटा रही हूँ और इसको आप लोग नोट भी करते जाइएगा। अब हम लोग आगे लिखेंगे, शेष कार्य को सी ने 14 दिन में किया तो, ठीक है, यहाँ पर जैसा दे रहा है कि अकेले सी शेष कार्य को 14 दिन में पूरा किया, तो सी की क्षमता, ठीक है, सी की क्या सी की क्षमता, तो सी की क्षमता इक्वल टू 240 - 135/14, ठीक है। तो सी इक्वल टू 105/14 इक्वल टू 15/2, ठीक है। तो आप बी तथा सी की कार्य क्षमता क्या लिखेंगे, बी तथा सी के कार्य क्षमता, बी तथा सी के कार्य क्षमता इक्वल टू 5 + 15/2, ठीक है। इसको आप लोग समझिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 25/2, ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब जो हमारा क्या निकालना है कि कितने दिन में पूरा करेगा, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग लिखेंगे कि अपशिष्ट समय, क्या लिखेंगे अपशिष्ट समय इक्वल टू 240 × 5/8, इस तरह से लिखेंगे बटा 25/2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 30 × 5 × 2/25, तो 30 × 5 × 2 करेंगे तो यहाँ पर टोटल हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग कर देंगे 30 × 5 × 2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 300/25। अब 300 को क्या कर देंगे डिवाइड 25, तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा 12 दिन, ठीक है। तो 12 दिन में बी और सी जो मूल कार्य 5/8 भाग को कितने दिन में, तो 12 दिन में पूरा करेंगे। अगला प्रश्न, निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि कैसे व्यंजक के मान को ज्ञात करना है, या जो भी मैं अभी आप लोगों को सवाल बता रही हूँ सॉल्व करके, तो मैं ये सारे सवाल को अपने वीडियो में पिछले वीडियो में सॉल्व करके बताई हूँ, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियो को नहीं देखा है या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को मगध प्रकाशन को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को देखें, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जिन लोगों का अभी तक पीछे का जो छूट गया है तो देखें, ताकि उनको समझ में आ जाए कि इस तरह के सवाल जो वो कैसे सॉल्व हुए, व्यंजक का मान कैसे ज्ञात होता है, ताकि आप लोग जो है वो आसानी से ऐसे सवालों को सॉल्व कर सके। तो चलिए मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर क्या है 16/4, ठीक है, और 3 - 4/6 × 13 - 10 - 2 × 15 × 6 × 6, ये हमारा जो है वो सवाल है, ठीक है। तो ये जो है इसको हम लोग इसी तरह से लिख देंगे, ठीक है, हम अपने सवाल को इस तरह से लिख देंगे। अब लिखेंगे कि इक्वल टू 6 भागा, ठीक है, 6/12 - 4 भागा 6 × 3 6 × 3 -2, ठीक है, -2 × 15/6 × 6, ठीक है, यहाँ तक
इसको अब यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू 6/12 माइनस 4/6 गुना 3 माइनस 30, ठीक है, इक्वल टू 6 माइनस 24/12 माइनस 30। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब मैं आगे 30 यहाँ पर -18/12 माइनस 30, ठीक है, -30 यानी -3/2 इक्वल टू -3/2 माइनस 30 इक्वल टू -3 माइनस 60/2 यानी कि -63/2 इक्वल टू -63/2 इक्वल टू -31/1/2, ठीक है, यह व्यंजक का मान। अगला प्रश्न है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 3125 रुपये की राशि यानी X% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष में 3,51,520 हो जाती है। उसी राशि पर उसी अवधि में X+2% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज रुपए में ज्ञात करें। तो मैं फिर से एक बार बोलूँगी कि मैंने इस तरह के सवाल भी बताया, तो चलिए मैं फिर से एक बार इसको भी बता दूं ताकि आप लोग आसानी से इसको जो है वो सॉल्व कर सके। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, साधारण ब्याज, ठीक है, तो यहाँ पर मान लेंगे, ठीक है, A इक्वल टू P, ठीक है, P ब्रैकेट में लिखेंगे 1+R/100 पावर n यानी कि 3,05,520 यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू 3,51,520 बटा 3,125। इसी लाइन में लिखेंगे इक्वल टू X+X/100 पावर n, ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लिख देंगे। अब मैं जैसा कि स्पेस कम होने की वजह से मैं बार बार मिटाती हूँ, लेकिन आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 35,152 बटा 3,125 गुना 10 इक्वल टू इसी लाइन में होगा 1+X/100 के पावर n ब्रैकेट में, ठीक है, पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे 17,576 बटा 3,125 गुना 5, ठीक है, इक्वल टू 1+X/100 का क्यू पावर क्यू, ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। आप लोग इसको नोट करते जाइएगा ताकि ऐसे सवाल आप लोगों को आगे कभी बनाने को मिले, और समझिएगा जरूर, नोट ही मत कीजिएगा बल्कि समझिएगा भी इसको बहुत अच्छे से, ताकि आप लोग इसको आगे अच्छे से और बना सकें। अब यहाँ पर लिखेंगे 26/25 का क्यू, ठीक है, इक्वल टू 1+X/100 का क्यू, ठीक है, क्यू यानी कि 26/25, ठीक है, इक्वल टू 1+X/100, ठीक है, इक्वल टू 26/25 माइनस 1 इक्वल टू X/100, ठीक है, X/100 यानी कि हमारा X/100। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए कैसे कैसे बन रहा है, इसको समझिएगा भी। अगर नहीं समझ में, कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं समझ में, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अगले वीडियो में उस प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करके शेयर कर पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ तक हो गया। अब हम लोग लिखेंगे 1/25, ठीक है, 1/25 इक्वल टू X/100, ठीक है, X/100 यानी कि X इक्वल टू 4%, X इक्वल टू 4%, ठीक है। तो यदि ब्याज हमारा क्या है X+2% हो, यानी कि 4+2 यानी कि 4+2 कर देंगे, 4+2 यानी कि 6%, ठीक है, 6%। तो अब साधारण ब्याज को हमें निकालना है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो कर देंगे 3,125 गुना, ठीक है, 6 गुना 3/100
इन सबको गुणा करने के बाद 100 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा 562.50 562.50 साधारण ब्याज। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% छूट पर खरीदता है और वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% छूट देने के बाद वस्तु को बेचता है। यदि वह 65 रुपये का लाभ कमाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य रुपए में ज्ञात करें। ठीक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य हमें जो है वो रुपए में ज्ञात करना है। तो जैसे कि अभी पिछला सवाल जो था वहाँ पर हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना था, लेकिन यहाँ पर वस्तु के अंकित मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है 100 रुपया। ठीक है, माना कि वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया और क्रय मूल्य। ठीक है, अब हमें क्रय मूल्य तो हम लिखेंगे कि क्रय मूल्य इक्वल टू 100 गुना 70/100। ठीक है, 100 गुना 70/100 इक्वल टू 70। ठीक है, इक्वल टू 70। अब तथा विक्रय मूल्य, अब क्या हमें निकालना है तथा विक्रय मूल्य, यहाँ पर लिखेंगे कि विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य इक्वल टू 100 गुना 95/100 इक्वल टू 95। ठीक है, इक्वल टू 95। अब यहाँ पर हम लोग इसको विक्रय मूल्य हो गया, अब मैं इसको मिटा रही हूँ। अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर तो हो गया विक्रय मूल्य 100 गुना 95/100 इक्वल टू 95, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि इसलिए 95 माइनस 70 ब्रैकेट इक्वल टू 65। ठीक है, इसी लाइन में है 65 इक्वल टू 25 इक्वल टू 65। ठीक है, अब यहाँ पर इसलिए चूंकि 100 इक्वल टू 25/65 क्या 100 इक्वल टू 65/25। ठीक है, 65/25 गुना 100। ठीक है, इन पूरा को गुना डिवाइड करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा 260 रुपये। ठीक है, अगला प्रश्न है, ए की आय बी की आय से 20% कम है और सी की आय से ए और बी की आय के योगफल से 70% है। ठीक है, तो डी की आय सी की आय से 25% अधिक है। यदि बी और डी की आय के बीच अंतर 23,000 रुपये है तो ए की आय रुपए में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बी की आय माना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि बी की आय इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक्स और ए की आय, ठीक है, ए की आय इक्वल टू एक्स गुना 80/100 इक्वल टू 4x/5। ठीक है, सी की आय, ठीक है, सी की आय लिखेंगे कि सी की आय इक्वल टू x प्लस 4x/5 ब्रैकेट गुना 70/100। ठीक है, इक्वल टू 9x/5 गुना 7/10 इक्वल टू 63। यहाँ तक समझ गए। ठीक है, अब सी की आई इक्वल टू हम लोग लिख लिए, अब लिखेंगे 9x/5। ठीक है, गुना 7/10 यानी कि 10/7 इक्वल टू 63x/50। ठीक है, 63x/50। तो डी की आय, ठीक है, डी की आय, तो डी की आय इक्वल टू 63x/50 63x/50 गुना 125/100 125/100 इक्वल टू 63x/40। ठीक है, ये हो गया हमारा डी का आय। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 63x/40 63x/40 माइनस x इक्वल टू 23,000। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। ठीक है,
अब यहाँ तक समझ गए। अब आगे इसको हम लोग लिखेंगे डी की आय तक हो गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है 23,000 रुपये, तो ए की आय रुपए में हमें ज्ञात करना है, तो डी की आय हो गया, बी की आय एक्स, ए की आय एक्स, ठीक है, और सी की आय डी की आय, यहाँ तक तो ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे 23x/40 इजक्वल टू 23,000, ठीक है, 23,000 इजक्वल टू एक्स इजक्वल टू 40,000 रुपये। और अब लिखेंगे क्या ए की आय, ठीक है, ए की आय इजक्वल टू 4 गुना 40,000 बटा 5 यानी कि 32,000। अगला प्रश्न हमारा है दो संख्याओं का औसत 32.5 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 25.6 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 38.2 है। पांचवी संख्या छठी संख्या से 50% अधिक है और सातवीं संख्या से 8 कम है। पांचवी और सातवीं संख्या का औसत ज्ञात करें, ठीक है। तो मैं इस तरह के सवाल आप लोगों को बताई हूँ। तो अभी मैं जैसे कि अपने हर वीडियो में 2-4 सवाल जो है मतलब आप लोगों के ऊपर देती हूँ कि आप लोग जो है वो खुद से सॉल्व करें, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि आप लोग कितना जो है वो मेरे पढ़ाए हुए जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ या मैं जो आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ आप लोग कितना समझ रहे हैं। तो 5 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए भी छोड़ती हूँ ताकि आप लोग खुद से सॉल्व करते हैं, कि आप लोगों को भी ऐसा लगे कि हाँ मैं जो पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ वो मुझे समझ में आ रहा है। तो आज ये सवाल जो है वो आप लोग के है, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। 41.5 इसका आंसर है। अब पांचवी और सातवीं संख्या का औसत आप लोग याद कीजिएगा। और मैं इस तरह के सवाल बहुत बताई हूँ अपने वीडियो में, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, समझिएगा और इसको बनाइएगा। अगर ना समझ में ना बना पाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों के साथ इसको सॉल्व करके शेयर करूँगी, ठीक है। अगला प्रश्न है यदि 5 अंक वाली संख्या 688 तथा 3, 7 और 11 विभाज्य है तो 5x + 3y का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3 गुना 7 गुना 11 इजक्वल टू 231 से, ठीक है, से 688 XY संख्या क्या है विभाज्य है, ठीक है। तो यदि यहाँ पर लिखेंगे कि यदि 231 688 99, ठीक है, इसको जैसे 2 बार में, ठीक है, 662 तो 22 69 9 बार में 2779। तो यहाँ पर बचा हमारा, यहाँ पर इसको लिख देते हैं, तो टोटल हमारा बच गया है 1909, ठीक है। 8 बार में ले जाएंगे तो यहाँ पर हमारा आ गया 1848, ठीक है, 1848। तो माइनस करने के बाद हमारा क्या आ गया 61, ठीक है। इसको डिवाइड करने पर इतना हमारा आ गया, ठीक है। अब संख्या क्या लिखेंगे कि संख्या इजक्वल टू 688 99 माइनस 61, ठीक है, इजक्वल टू 688 231 से विभाज्य है। क्या है विभाज्य है, से विभाज्य है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 688 XY इजक्वल टू 688 38, यानी कि x इजक्वल टू 3 और y इजक्वल टू 8, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे कि 5x + 3y इजक्वल टू 5 गुना 3 + 3 गुना 8, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए।
ठीक है। तो 5x + 3y = 5 × 3 + 3 = 15 + 24 = 39। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 131.25 रुपये में बेचकर एक व्यापारी के वस्तु के क्रय मूल्य के अंकों के बराबर प्रतिशत में लाभ होता है। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु के किस मूल्य पर रुपए में बेचना चाहिए? किस मूल्य पर जो है उसे बेचना चाहिए? तो इससे जो है बहुत ही इजी प्रश्न है जो कि आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो 75। मैंने तो आंसर भी बता दिया, बस आप लोगों को सॉल्व करना है, थोड़ा सा आप लोगों को अपना दिमाग लगाना है और इसको सॉल्व कर देना, ठीक है। अगला प्रश्न है, 65 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से किसी आयताकार कमरे की फर्श की टाइल्स लगाने की लागत 9100 रुपये है। कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:7:5 है। कमरे में फर्श का परिमाप मीटर में ज्ञात करें। तो कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई = 7x तथा 5x, ठीक है, 7x तथा 5x। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 7x × 5x, तो यह = 9165, ठीक है, 9165, यानी कि 35x² = 140, ठीक है, 140। तो अब क्या कर देंगे, x = 140/35, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, x = 4 यानी कि 2, ठीक है, 2। अब यहाँ पर कमरे के यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ कमरे के फर्श का परिमाप, ठीक है, कमरे के फर्श का परिमाप = लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 ब्रैकेट 7x + 5x, 7x + 5x ब्रैकेट 2 × 12x, 2 × 12x, ठीक है, यानी कि 2 × 12 × 2 यानी कि 148 सेंटीमीटर, ठीक है, 148 सॉरी 2 × 12 यानी कि 12 × 24 और 24 में 2 से तो 48 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न है, a के किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या 6a 25 11 से विभाजित है? तो 1 2 3 4 यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 यानी कि 6a 25, ठीक है। कोई भी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होता है जब सम एवं विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो। 11 का पूर्णतः विभाज्य है और विषम स्थान के अंकों का योग जो है वो क्या होना चाहिए, 6 2 8, ठीक है, यानी कि सम स्थान के अंकों यहाँ पर लिखेंगे सम स्थान के अंकों का योग, तो a + 5, ठीक है, a + 5। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 8 - a + 5 -3 - a, ठीक है। तो यानी कि a = 3 और 3 - a = 0, तो क्या है वो विभाज्य हो जाएगा। यानी कि हमारा जो इसमें संख्याओं का जो पूर्णतः विभाजित होगा वो विभाजित हमारा जो है वो हो जाएगा 3 से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? और निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है वो सबसे बड़ी है? तो इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है वो है, ये हमारा जो है 1.9 स्क्वायर 3.49 2 ब्रैकेट 3 69/19, ठीक है, 4। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है उसे, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है वो है 69/19, ठीक है, 69/19। अब 69/19 कैसे है? तो 1.9 का स्क्वायर = 3.61, 2 ब्रैकेट 3 है, तो इसका 2 × 1.732
यानी कि 4,65, ठीक है। और 69/19 है तो इक्वल टू 3.63, ठीक है। तो इक्वल टू 3.63, ठीक है, 3.61, 3.49 और 3.4, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या हो गया? 3.63, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि 2 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग एक को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बी से जोड़ा जाए तो ए तथा बी को जोड़ने पर निर्मित चित्र का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है? तो इसका जो है मैं आपको बता दूं कि एक हम लोग यहाँ पर क्या बना लेंगे, एक हम लोग यहाँ पर ए बी से जो बनने वाला एक बना लेंगे इस तरह के आयताकार, इसमें इसको हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड, ए और बी, ठीक है। ए और बी है ये, ठीक है, बी। तो यहाँ पर एक नाम दे देंगे जैसे पी क्यू आर एस एंड आर, ठीक है। तो यहाँ पर आयत जो है पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, ठीक है, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पी क्यू गुना पी एस, ठीक है। तो यहाँ पर 4 गुना 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न हमारा है, यदि एक भिन्न को इससे ही गुना करे तथा इसके गुणनफल के इसके व्युत्क्रम से भाग दिया जाए तो परिमाप 512/27 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न का क्या है? तो यहाँ पर माना वह भिन्न, ठीक है, माना वह भिन्न x/y, ठीक है, माना वह भिन्न x/y। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि x/y गुना x/y, x/y गुना x/y, x/y बटा y बटा x, ठीक है, इक्वल टू 512/27, ठीक है, 512/27। तो यहाँ पर अब लिख सकते हैं कि x³/y³, ठीक है, इक्वल टू 512/27 इक्वल टू 8/3 का क्यू, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब आगे हम लोग तो जब x यहाँ पर लिखेंगे, जब xn इक्वल टू yn, ठीक है, तो x इक्वल टू y, ठीक है, तो x/y इक्वल टू 8/3, 8/3। अगला प्रश्न हमारा है, 37 1/12 में कितने 1/8 शामिल हैं? तो 37 1/2 में अवशिष्ट 1/8, ठीक है, ये हमारा जो है वो प्रश्न है। तो इसमें कितने बार 108 शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो 300 बार, जैसे कि 37 1/2, ठीक है, भागा 1/8, ठीक है, इक्वल टू 75/2 गुना 8/1, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा 300 बार आ जाएगा। एक बैग में 25 पैसे 10 पैसे हम 5 पैसे के सिक्के 2:3:5 के अनुपात में, यदि थैले में कुल 105 रुपये तो सिक्के तो 5 पैसे के सिक्के की संख्या होगी। तो मान लिया कि बैग में 25 पैसे 10 पैसे हम 5 पैसे के सिक्कों की संख्या 2x 3x 5x है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 2x/4 प्लस 2x/4 3x/10 और 5x/20 इक्वल टू 105। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू 10 x प्लस 6x प्लस 5x/20
20 इक्वल टू 105। यहाँ तक समझ गए आप लोग? क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, पैसों में सिक्कों की संख्या होगी, 5 पैसों की सिक्कों की संख्या होगी। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको 21/20 x इक्वल टू 105। तो x इक्वल टू 105 गुना 20/21 इक्वल टू 100। ठीक है, तो 5 पैसों वाली सिक्कों की संख्या इक्वल टू 5 पैसों वाले सिक्कों की संख्या इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 5 पैसे वाले सिक्कों की संख्या इक्वल टू 5x। तो 5 गुना 100, 5 गुना 100 यानी कि 500। अगला प्रश्न है, किसी संख्या में 999 से भाग देने पर भागफल 377 तथा शेष पर 105 है तो वह संख्या होगी। तो अवशिष्ट संख्या तो 999 गुना 300, 999 गुना 377 प्लस 105 यानी कि 3,76,000, 3,76,623 प्लस 105 इक्वल टू 3,76,000 5 प्लस 3,76,728। अगला प्रश्न, यदि 6 आदमी एक दिन में 8 घंटे काम करके एक सप्ताह में 840 रुपये प्राप्त करते तब 9 आदमी एक दिन में 6 घंटे काम करके एक सप्ताह में प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर आदमी जो है वो क्या है, 6 और 9। ठीक है, एक सप्ताह में जो है 8 घंटे काम करके 840 रुपये, तो 9 आदमी 6 दिन में 6 घंटे काम करके एक सप्ताह में, इस तरह से इसको हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 गुना 6। ठीक है, 9 गुना 6 गुना 840। ठीक है, बटा क्या कर देंगे, 6 गुना 8। ठीक है, अब गुना भागा पूरा डिवाइड कर देंगे तो 945 रुपये हमारा आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 2 प्रकार की चाय को मिलाता है जिनका मूल्य 24 और 32 रुपये प्रति किलो है। नई मिश्रित चाय का मूल्य 27 रुपये प्रति किलो हो तो मिश्रित किस्मों का वजन अनुपात होगा। तो यहाँ पर क्या है, मान लिया कि 24 रुपये 32 रुपये प्रति किलो वजन वाले चाय का नंबर से एक्स और एवं वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई किलो है। ठीक है, किलो मिलाए जाते हैं। तो यहाँ पर 24x प्लस 32y बटा x प्लस वाई इक्वल टू 27। ठीक है, तो यहाँ पर 24x प्लस 32y इक्वल टू 27x प्लस 27y। ठीक है, तो 32y माइनस 27y इक्वल टू 27x माइनस 24x। ठीक है, इक्वल टू 5y इक्वल टू 3x। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब x बटा वाई इक्वल टू 5/3 यानी कि 5:3। अगला प्रश्न हमारा है, किसी रेलगाड़ी की लंबाई 60 मीटर है और रेलवे लाइन के पास स्थित सिग्नल पोल को 15 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की गति है। तो रेलगाड़ी की जो गति है वो है 14.4 किलोमीटर। और इसको आप लोग बहुत जैसे रेलगाड़ी की चाल, तो क्या करेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई बटा रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, तो क्या है 60/15 कर देंगे और 60/15 गुना 18/5 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 55,000 रुपये। लाभ को ABC में विभाजित किया जाए तो बी को A से 2.5 गुना तथा C को 1/3 भाग मिलता है तो B का भाग होगा। ठीक है, तो इसमें भी B का भाग ज्ञात करना है, जो कि मैं अभी इसी वीडियो में आप लोगों को बताई हूँ। तो जो आप लोग ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आएगा कि कौन सा प्रश्न जो था वो मैंने इस प्रश्न के आधार पर बताया। तो आप लोग इसको भी बना लेंगे बहुत ही आसानी से और बहुत ही जो है
शॉर्ट तरीके से बन जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो होगा वो है 12,500। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक नाविक धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाता है, तो उस प्रत्येक दशा में 2 घंटे लगते हैं। धारा का वेग ज्ञात कीजिए। धारा का वेग जो है उसे हमें ज्ञात करना है, तो उसका वेग जो है 1.5 किलोमीटर घंटा है। अगला प्रश्न है, पानी से भरी 12 बाल्टियों में से एक पात्र भरी जा सकती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी में 3.5 लीटर पानी आता है। इस पात्र को 9 लीटर क्षमता कितनी बाल्टियां भर सकती हैं? तो ये जो है, जैसे कि पात्र का आयतन, तो 12 गुना क्या कर देंगे, 13:5। ठीक है, इसको तो हमारा 162 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 है तो 162/9 कर देंगे, तो डिवाइड जो हो करेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। ठीक है, अगला 4 अंकों का पूर्ण वर्ग जिसकी पहली दोनों संख्या और अंतिम पृथक रूप से वर्ग है। तो जैसे कि हमारे पास दिया गया विकल्प जो के अनुसार ऐसी संख्या, जैसे बी में 1681 है, ठीक है ना, तो इसमें प्रथम 2 अंक 16 है जो कि संख्या 4 वर्ग से, अंतिम 2 अंक 81 जो कि 9 के वर्ग संख्या, तो 1681 जो है 41 का पूर्ण वर्ग है। 1681 जो है 41 के पूर्ण वर्ग है। अगला प्रश्न, वह विकल्प चुने जिसमें संख्या एक दूसरे से उसी तरह संबंधित है जैसे नीचे दिए गए सेट की संख्या एक दूसरे से संबंधित, यानी 18, 24, 144। 18 गुना 2 गुना 4 कर देंगे। ठीक है, 18 गुना 2 गुना 4 कर देंगे, तो 18 दूनी 36 गुना 4 इक्वल टू 144। ठीक है, तो उसी प्रकार विकल्प जो है, यहाँ पर सारे विकल्प को इसी तरह से हम लोग गुना करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए एक विकल्प हम लोग लेते हैं 26, 15, 130। ठीक है, तो 26 गुना 1 गुना 5 कर देंगे, यानी 26 गुना 5, तो 26 गुना 5 130। ठीक है, इसी तरह से बाकी सबको लेंगे तो ये जो है इससे जो है वो दूसरे से संबंधित है, और बाकी 3 को जो गुना करेंगे तो हर जो है और अलग अलग आएगा। अगला है, वह विकल्प चुने जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से, छठी संख्या से पांचवी संख्या संबंधित है, यानी कि 83:3। तो यहाँ पर जैसे कि 3 क्या करेंगे, 3 के स्क्वायर 4 प्लस 2। ठीक है, तो क्या करें, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी 9 का टेबल 3 बार तो 27, और 27 का टेबल 3 बार तो क्या आ जाएगा हमारा 81 प्लस 2, यानी 83 आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। ठीक है, अब दूसरा। ठीक है, अब दूसरा लेंगे, तो यहाँ पर 4। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर 4 और प्लस 2, यानी 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 4 गुने 4 तो 256 प्लस 2 तो 258 आ गया दूसरा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला, छठी संख्या से पांचवी संख्या संबंधित है, तो यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो 5 का क्या कर, यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो 5 का कर देंगे प्लस 2 करेंगे, तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 2 प्लस 5 प्लस 2। ठीक है, तो 625 प्लस 2 यानी कि 627। ठीक है, अगला है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो यहाँ पर दी गई आकृति में छोटे और बड़े त्रिभुजों की को मिलाकर कुल क्या है, 13 त्रिभुज है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, यानी 6, 7, 23, 41, 125। तो यहाँ पर 6 गुना 2 क्या करेंगे, 6 गुना 2 माइनस 5, तो 6 गुना 2 12 माइनस 5 इक्वल टू 7। ठीक है, अब 23 है, तो 7 गुना 3 प्लस 2, यानी कि 17 का 21 प्लस 2 तो 23। ठीक है, 23 दूसरा हो गया। अब अगला, तो 23 गुने 2 माइनस 5, यानी कि 46 माइनस 5 इक्वल टू 41। अब 125। ठीक है, 125, तो यहाँ पर 125 को हम लोग क्या करेंगे, 125 गुना 2 माइनस 5
तो 250 माइनस 5 तो 245। अगला अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के एक स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो जो पूर्ण करेगा वो KOCT KO, ठीक है, CTQ K, फिर OCTR, फिर CSC, ठीक है, इस तरह से जो है इसे पूरा करेगा, यानी कि OKTRCSC। अगला प्रश्न है वह विकल्प चुने जो दी गई आकृति में सन्निहित है, आकृति को घुमाना नहीं है, तो इसमें ए वाला है, ठीक है। अगला प्रश्न है किन दो संख्याओं का स्थान परस्पर बदलने में दिए गए समीकरण सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा प्रश्न क्या है, 78/48 गुना 8 + 2 26 गुना 27 माइनस 39 + 45 + 15 = 210, ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। तो अब हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको मैंने पहले भी बताया है ऐसे सवाल को कि कैसे जो है वो चिन्हों के परस्पर बदल देने पर समीकरण सही हो जाता है। तो इसमें जो है वो हम लोग क्या बदल देंगे, तो इसमें 48 और 39 जो है वो चिन्हों को बदलने से परस्पर समीकरण हमारा सही हो जाएगा। अगला दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उत्तर आकृति जो है वो डी आ जाएगी, ठीक है, जो कि इसे सही करेगी। अगला है दी गई विकल्पों में से वह वर्ण समूह चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, जैसे NZK MBH LDE और KFB, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि दी गई अक्षर श्रृंखला जो है वो क्रम न्यूनतम में है, जैसे कि न्यूनतम मतलब कम, यानी M के बाद N आता है, लेकिन यहाँ पर NM है तो N के एक अंक माइनस में, ठीक है। उसके बाद LMN होता है तो M के पहले आता है, फिर L जो है K के बाद आता है, लेकिन यहाँ पर L पहले है तो K और J, तो जैसे JKLHLMN ऐसे होता है तो J इस तरह से होगा, ठीक है, यहाँ पर J, ठीक है, J। अब ZBDF इस तरह से है, तो B जो है Z के बाद, Z जो है हमारा अल्फ़ाबेट का सबसे आखिरी है 26वें स्थान पर, तो उसके बाद फिर कैसे हम लोग पढ़ेंगे A और B, तो क्या है प्लस में है, फिर B के 2 अंक के बाद D है, ठीक है, D के 2 अंक के बाद F आता है और F के 2 अंक के बाद क्या आता है H आता है, ठीक है। अब KHEB है तो K के 3 अंक के जो है H जो है वो पहले आता है, जैसे HGHIJ K, ठीक है, KEFGH आता है, फिर B जो है वो E के पहले आता है और BY के, तो यहाँ पर क्या होगा Y। अगला प्रश्न हमारा है यदि AB का अर्थ है B की बहन A है और AB का अर्थ है कि B की माँ है, तो किस व्यंजक का अर्थ है कि F की माँ C है। तो मैं आपको बता दूं कि जो है CH की माँ और HM की बहन, MF की बहन, तो स्पष्ट है कि MF का तथा H इन तीनों माँ जो है वो C है, ठीक है, तो इसमें C होगा। अगला प्रश्न है नीचे आकृति कागज में एक टुकड़े को मोड़ने के क्रम में उस मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया, इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखेगा, तो इस कागज को खोलने पर जो है वो ऐसा दिखेगा। अगला प्रश्न हमारा है उन घनों का चयन करें जो जिन्हें दी गई शीट के लाइनों पर मोड़कर बनाया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि दी गई शीट को घन बनाने पर एक दूसरे के विपरीत फलक पर अक्षर इस पर जैसे BJAWTE, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, तो यह कोई भी आकृति नहीं बनाई जा सकती है, कोई भी आकृति नहीं बनाई जा सकती है। अगला प्रश्न नीचे दिए गए शब्द जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है, उस असंगत शब्द हृदय रोग विशेष, गुर्दा रोग विशेष, मनोचिकित्सक और श्वास रोग विशेष। तो मनोचिकित्सक यानी कि साइकोलॉजिस्ट यहाँ असंगत है क्योंकि अन्य सभी विकल्पों में किसी न किसी रोग के विशेषज्ञ हैं, ठीक है। अगला है वह सही विकल्प जो दिए गए शब्दों के उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में, यानी ट्रोबन, ट्रीमिनेटर, ट्विस्टर, टम्पेशन और ट्रूडिशम, ठीक है, तो जो इसे सही क्रम में दर्शाएगा वो हमारा हो जाएगा B, ठीक है।
अगला है निम्नलिखित में वेन आरेखवर्ग चिकित्सकों को निरूपित करता है, वृत्त रक्तदाताओं को निरूपित करता है और पंचभुज महिलाओं को निरूपित करता है। दी गई संख्या उस विशेषज्ञ श्रेणी व्यक्तियों की संख्या का दर्शाता है। तो महिला चिकित्सक जो रक्तदाता है और पंचभुज वर्ग एक वृत्त, इन तीनों का उभयनिष्ठ क्षेत्र जो है वो 50 है। ठीक है, 50 है। अगला प्रश्न हमारा है वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। अहंकार, विनम्रता और निराशा। तो जिस प्रकार अहंकार विपरीत विनम्रता होती है उसी प्रकार निराशा का विपरीत आशा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए भले ही वह जो सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है, निर्धारित करें कि कौन सी निष्कर्ष प्रदत्त कथनों के तात्कालिक रूप से अनुसरण करते हैं। तो कथन है सभी कूड़ा पात्र प्लास्टिक की वस्तुएं हैं, कोई भी प्लास्टिक की वस्तु पत्थर नहीं और सभी लकड़ियां पत्थर हैं। निष्कर्ष है कोई भी कूड़ा पात्र लकड़ी नहीं है, कोई भी प्लास्टिक की वस्तु लकड़ी नहीं है, कुछ लकड़ियाँ कूड़ा पात्र हो सकती हैं। तो जो मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर निष्कर्ष है वो केवल 1 और 2 जो है अनुसरण करते हैं। ठीक है, केवल 1 और 2 जो है अनुसरण करते हैं। अगला है वह विकल्प चुने जिसमें संख्या एक दूसरे से उसी तरह संबंधित है जैसे नीचे दिए गए सेट की संख्या एक दूसरे से संबंधित है, यानी 5, 11, 275। तो यहाँ पर 5, 11 जैसे 5 गुना 11, 5 गुना 11 गुना 5 यानी कि 55 गुना 5। ठीक है, 55 गुना 5 यानी कि 275। अब यहाँ पर उसी तरह से हमें संख्या जो एक दूसरे से संबंधित है तो इसमें से हम लोग ले लेंगे, जैसे मान ले इस सब को हम गुना कर देंगे इसी तरह से। ठीक है, जैसे मैंने किया तो उसी तरह से जो है वो हम लोग ले लेंगे 4, 16, 256। वो कैसे, तो यहाँ पर 4 गुना 16 गुना 4 गुना 16 गुना 4। ठीक है, तो 4 गुना 16 यानी कि 64 गुना 4 यानी कि 256। इस तरह से संबंधित। अगला है किसी निश्चित कूट भाषा में नॉस्टेलिजा को अक्कासी के रूप में कूटबद्ध किया गया तो उसी कूट भाषा में फ्रैक्शन को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार नॉस्टेलिजिया जो है 9 अक्षर है और उसमें से 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। इसमें टोटल कितने अक्षर है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81। तो उसी तरह से फ्रैक्शन जो है कैसे, तो ये जो है टोटल 8 शब्द है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 64। ठीक है, तो इसका कूट शब्द जो है 64 होगा। अगला प्रश्न है यह दर्पण में को MN पर रखा जाता है तो दी गई यह संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब चयनित कीजिए। ठीक है, 45 82 169 है और इसे MN पर क्या करना है रखा जाता है तो दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब, यानी कि यदि दर्पण को MN पर रखा जाए तो दिए गए संयोजन की सही दर्पण प्रतिबिंब के रूप में जो है वो इस तरह से दर्शाएगा। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही शब्द है जो दिए गए शब्द युक्त शब्दों के मध्य, यानी मॉरिशस, पोर्ट लुइस। ठीक है, तो जिस प्रकार मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है उसी प्रकार केन्या की राजधानी जो है वो नैरोबी है। अगला प्रश्न है किसी निश्चित कूट भाषा में सराउंड को साउंड ऊ में के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में मिटिगेट को कैसे लिखा जाएगा। तो इसे जो है वो मैं आपको बता दूं कि शब्दों के उल्टा करके लिखा गया है तो इसे लिखा जाएगा इटिमेगेटेज। ठीक है। अगला प्रश्न है 10 जून 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो 10 जून 2011 को जो था वो शुक्रवार दिन था। अगला प्रश्न हमारा है नीचे 4 वर्ण समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है, उस असंगत वर्ण समूह का चयन कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो जैसे DHSP है, ठीक है, तो D क्या है, चौथे स्थान पे है, अल्फाबेट में D चौथे स्थान पे है, H 8वें स्थान पे है, S 19वें स्थान पे है, 19वें स्थान पर है और P
जो है वो 16वें स्थान पे। टोटल को प्लस कर देंगे तो 47 आ जाएगा। तो ये जो टोटल शब्द जो है यहाँ पर वो जो है अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार जो शब्द है वो अल्फ़ाबेट के कितने नंबर पे आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ CNRGJ जो है ये अभाज्य संख्या है 49, ठीक है, बाकी सब भाज्य है। अगला है नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंत है, उस असंगत संख्या युग्म का चयन करें। तो सभी विकल्पों में देखने पर जो है इनमें 21 और 447, ठीक है, तो 21 का स्क्वायर प्लस 6 कर देंगे, ठीक है, तो 441 प्लस 6 करेंगे तो 447 आ जाएगा। 25 631 है, ठीक है, 25 का स्क्वायर प्लस 6 कर देंगे, 25 का स्क्वायर प्लस 6, ठीक है, तो 625 इक्वल टू 625 बटा 6 यानी कि 631, ठीक है। 2 ऑप्शन हो गया, आप लोग समझ गए। अब तीसरा है 30 और 908, ठीक है, 30 और 908, तो 30 का स्क्वायर प्लस 6 कर देंगे तो 900 प्लस 6 तो क्या आएगा 906, ठीक है, तो ये क्या है असंगत है। 22 और 490 है, तो 22 का स्क्वायर प्लस 6 कर देंगे तो 484 बट प्लस 6 यानी कि 490, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूँ। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दिए गए अनुक्रम का अगला पद क्या है, यानी C3F419L12, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूँ कि दिया गया जो अनुक्रम है वो CFIL, ठीक है, CFIL और यहाँ पर 12 C3 6 और F6I9, ठीक है, यानी कि C3 प्लस 3 करेंगे, F6 प्लस 3 करेंगे तो I9 और I9 प्लस 3 करेंगे तो L12, ठीक है, और L12 प्लस 3 करेंगे तो O 15, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है यदि माइनस का अर्थ प्लस, गुना का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस का अर्थ भागा तथा माइनस का अर्थ गुना हो तो 10/5 और -3 गुना 8 + 4 का मान है। तो यहाँ पर 10/5, ठीक है, 10/5 -3 गुना 8 + 4, ठीक है, तो 10 + 5 गुना 3 -8 गुना 1/4, 10 + 15 -2 = 23। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में रिक्त स्थान पर आने वाली संख्या बताइए। 42 104, तो यहाँ पर 42 104 38, तो यहाँ पर क्या करेंगे 42 गुना 2 प्लस 38/2 प्लस 1, ठीक है, 84 + 19 प्लस 1 = 104। पहला कॉलम हो गया, आप लोग समझ रहे हैं। अब दूसरा कॉलम, अब हमारा दूसरा कॉलम 36 गुना 2, ठीक है, 36 गुना 2 प्लस 16/2 प्लस 1, 76 प्लस 8 प्लस 1 = 85। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। यहाँ पर 36 यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन की वजह से, या तो हमारा दूसरा कॉलम क्या है, तो यहाँ पर वहाँ तक तो ठीक था, 36 गुना 2, ठीक है, 36 गुना 2 प्लस 52/2, ठीक है, 52/2 प्लस 1, ठीक है, तो 72 प्लस 26 प्लस 1, तो हमारा आ गया 99। अब तीसरा कॉलम, तो तीसरा कॉलम है 38 गुना 2,
ठीक है, प्लस 16/2 प्लस 1, यानी कि 76 प्लस 8 प्लस 1 इक्वल टू 85। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखलाओं में 6, 4, 1, 2, 64, 12, 28, 74, 21, 53, 86, 21, 71, 41, 32, 6 क्रमिक संख्या में कितने जोड़ों को प्रत्येक में 2 का अंतर है। तो यहाँ पर जो श्रृंखला दी गई है जिसमें से 2 का अंतर रेखांकित कर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको रेखांकित कर देती हूँ। यहाँ पर जो है, ठीक है, फिर 4, 2 यहाँ पर है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ पर है, फिर 1 3 में है, फिर यानी कि टोटल 1 2 3 4 5 6 बार 2 जोड़ों का है। अगला प्रश्न है, वस्तु का संबंध परछाई से उसी प्रकार जिस प्रकार शब्द का संबंध, यानी कि जिस प्रकार प्रत्येक वस्तु में परछाई निहित रहते है उसी प्रकार प्रत्येक शब्द में अर्थ निहित होता है। अगला प्रश्न है, ड्रामर का संबंध ऑर्केस्ट्रा से उसी प्रकार जिस प्रकार मंत्री का संबंध, तो जिस प्रकार ड्रामर का ऑर्केस्ट्रा का एक भाग उसी प्रकार मंत्री कैबिनेट का एक भाग होता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 2 3 8 63, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर -1 यानी कि इक्वल टू 4 - 1 इक्वल टू 3, ठीक है। उसके बाद 3 का स्क्वायर -1 यानी कि 9 - 1 इक्वल टू 8, ठीक है। 8 का स्क्वायर -1 यानी कि 8 8 64 -1 यानी कि 63, ठीक है, -1 कर दिए तो 63। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के पास क्या आएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 63 के स्क्वायर -1 तो 69 39 69 -1 तो 39 68। अगला है, 50 लोगों के समूह में 34 हिंदी 25 अंग्रेजी तथा सभी लोग कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं। कितने लोग हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अंग्रेजी टोटल जो है वो 9 लोग दोनों हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कैसे, तो माना कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा बोलने वाले की संख्या क्या है, 1 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 34 - x प्लस x - 25 में इस तरह से इसको हम लोग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। यदि वर्ष 1997 में 18 फरवरी को मंगलवार हो तो वर्ष 1999 में 18 फरवरी को कौन सा दिन होगा। तो 18 फरवरी 1997 में 18 फरवरी 1999 तक दिनों की संख्या जिसमें 18 फरवरी 1997 शामिल नहीं है, ठीक है, शामिल नहीं है। तो 365 प्लस 365 कर देंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, 730। तो 730 दिनों का विषम दिनों की संख्या 2 यानी कि बृहस्पतिवार होगा। एक कोड प्रणाली में गरिमा को 72 54 32 तथा टीना को 64 82 लिखा गया, तो इसी कोड प्रणाली में मार्टीना को क्या लिखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि गरिमा 72 54 32, टीना 64 82, तो मार्टीना जो है वो क्या होगा, 32 56 482 32 56 482। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से छूटी हुई संख्या ज्ञात करें, यानी 1 3 4 इक्वल टू 10 3 4 6 इक्वल टू 26। तो यहाँ पर जिस प्रकार 1 गुना 4 प्लस 3 गुना 2, ठीक है, 1 गुना 4 प्लस 3 गुना 2 तो 4 प्लस 6 इक्वल टू 10, ठीक है। तो अब अगला है 3 गुना 6 प्लस 3 गुना 6 प्लस 4 गुना 2 यानी 18 प्लस 8 तो 26, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा कॉलम क्या है, 4 5 7 और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, 4 गुना 7 प्लस 5 गुना 2 7 चौक 28 प्लस
10 यानी 38। अगला प्रश्न हमारा है, यदि होम को GNLD लिखा जाता है तो वर्क को क्या लिखा जाएगा? तो मैं आपको पहले बता दूं कि जिस प्रकार होम को JNLD यानी कि GH फिर NLMNO, जैसे कि अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार है कि कौन पहले का है कौन बाद का है, तो वर्ग को जो है VNQ J। यदि क्लासिक का कूट भाषा XMJZHHRX है तो सीट का कूट क्या होगा? तो इसका कूट जो है, यदि क्लासिक का शब्द प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला से विपरीत अक्षर कूटबद्ध किया गया है, उसी प्रकार जो है सीट को जो है SHRIG से। अगला है, यदि A2 R5 S7 O 3 और E4 हो तो निम्नलिखित में से किन अक्षरों का योगफल सबसे अधिक होगा? तो जैसे कि SOAR और OARS, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, 7 प्लस SOAR, ठीक है। तो S क्या है, 7वें स्थान पे है, तीसरे स्थान पे है, और A जो है वो दूसरे स्थान पे है, और R जो है वो 5वें स्थान पे है। 7 3 10 5 और 2 7, यानी कि 10 + 7 = 17। और इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि OARS, ठीक है, OARS। तो O जो है वो तीसरे स्थान पे है, A जो है वो दूसरे स्थान पे है, R जो है 5वें स्थान पे है, और S जो है वो 7वें स्थान पे है। तो 3 + 5 3 + 2 तो 5, 7 12 तो 17, ठीक है, 17। तो इसमें जो है, और अगर EAR इसी तरह से जो टोटल है, टोटल ऑप्शन को हम लोग लिखेंगे और देखेंगे कि कौन सा नंबर जो है वर्ड कौन से स्थान पर है, उस अनुसार इसको जोड़ेंगे। तो 2 को तो मैं आपको बता दी, अब 2, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको दिया, तो यहाँ पर EARS, ठीक है। अगला प्रश्न, 39 की कक्षा में राम श्याम से आगे 7वें रैंक पर है। यदि श्याम का रैंक अंतिम से 17वां है तो बताइए कि राम का आरंभ रैंक कितना है? तो यहाँ पर कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है, 39 है, और श्याम अंतिम रैंक से 17वें पे है, और श्याम के आरंभ रैंक, यहाँ पर क्या कर देंगे, 39 माइनस 16 कर देंगे, ठीक है। तो 23वें स्थान पर, ठीक है, 23वें स्थान पर। और राम श्याम से 7वें पर है, तो राम के आगे तो 23 - 7 कर देंगे, तो 16वें स्थान पर, ठीक है, 16वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक तो अपने घोड़े पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़े के नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो घोड़े कितने हैं? तो टोटल यहाँ पर जो घोड़े हैं वो 14 हैं, ठीक है। अब 14 कैसे हैं? तो आदमियों की संख्या x, घोड़ों की संख्या x, ठीक है, और चल रहे व्यक्तियों की संख्या x/2 कर देंगे। तो यहाँ पर 4x + 2 × x/, इस तरह से हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर हमारा 14 आ जाएगा, ठीक है। एक लड़के को कागज पर 7 रेखाएं खींचती है। प्रत्येक रेखा पहली रेखा से 2 गुनी है। यदि प्रथम रेखा 2 सेंटीमीटर लंबी हो तो 7वीं रेखा कितनी लंबी होगी? तो 7वीं रेखा तो 2 गुना 6 का 2 गुना स्क्वायर 6 कर देंगे, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 128 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न हमारा है, यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर होगा। तो 1 अक्टूबर को से 1 नवंबर तक दिनों की संख्या क्या है, 31 है, और विषम दिनों की संख्या 3, तो 1 नवंबर क्या होगी, बुधवार। अगला है, निम्न क्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। 22 33 66 99 121 269 594।
तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 269 को छोड़कर सभी क्रम दी गई सभी संख्या 11 से क्या है, गुणांक है। 11 से सारे अंक कट जाएंगे लेकिन ये अंक नहीं। अगला है, किसी कतार में 22 लड़के कुणाल के आगे खड़े हैं, 12 लड़के उसी कतार में रोहित के पीछे खड़े हैं। यदि लड़कों की कुल संख्या 30 है तो कुणाल तथा रोहित के बीच लड़कों की संख्या है। तो कुणाल के कतार में तो 22 प्लस 1 करेंगे तो 23, ठीक है 23। और रोहित के कतार में तो 30 माइनस 12 कर देंगे, 30 माइनस 12 तो 18। अब यहाँ पर अपशिष्ट लड़कों की संख्या तो 23 माइनस 18 माइनस 1, ठीक है। तो जो बच्चे की संख्या यहाँ पर 4 बच गए। तो दिए गए वर्ण में यहाँ पर तो जो वर्ण में है, जो 7वें से दाएं से 7वें और मध्य में कुल एक, तो यहाँ पर जो है जो लड़कों की संख्या टोटल जो है वो, लड़कों के टोटल संख्या क्या है 4, ठीक है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वर्णों के क्रम में बाएं से 7वें ए तथा दाएं से 7वें ए के बीच ए की कुल संख्या क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुल जो है वो एक ए है, ठीक है। यदि प्लस के लिए ए, माइनस के लिए बी, गुना के लिए सी, भागा के लिए डी प्रयुक्त है तो ए 1/2 ए, 1/3 बी, 1/4 सी, 1/5 डी और 1/6 का मान होगा। तो यहाँ पर इसका मान, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से बना सकते हैं कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ठीक है, गुना 1/5 भागा 1/6 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 गुना 6/5 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 माइनस 3/10, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब इसको हम लोग आगे पंद्रह प्लस 10 माइनस 9, 15 प्लस 10 माइनस 9/30, ठीक है, बटा 30 कर देंगे, यानी टोटल करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा 8/15। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द समूह के अंतिम शब्द क्या है। यानी प्राकृतिक, कृत्रिम और तत्क्षण, यानी जिस प्रकार प्राकृतिक का विपरीत कृत्रिम होता है उसी प्रकार तत्क्षण का विपरीत परिकलित होता है। यदि a प्लस बी का मतलब है a प्लस बी का पिता है, a माइनस बी का मतलब है a बी का भाई है, a प्लस बी का मतलब है a बी की पत्नी है, a भागा b का मतलब है a बी की बहन है, तब p प्लस क्यू भागा r का मतलब है। तो जिसका p, जैसे कि p प्लस क्यू भागा r, तो पिता, लड़की, भाई या बहन, और p क्यू r का जो है पी आर का जो है वो पिता, पी आर का जो पिता हो सकता है। वीडियो के आखिर में मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर इस वीडियो में मुझसे किसी शब्द के सही उच्चारण करने में, या मैं किसी शब्द को सही से नहीं बोल पाई, या मैं जो अच्छे से नहीं समझा पाई, तो उसके लिए आप लोग मुझे दिल से माफ़ कीजिएगा और मैं आप लोगों से दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और मैं अपने हर वीडियो में हर दिन कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा पाऊँ, हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर पाऊँ, बता पाऊँ। और थोड़ा सा मैं जो अगर मेहनत कर रही तो आप लोग भी मेरे साथ मिलकर अपने लिए मेहनत कीजिए, ताकि हम सब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और आज जो लोग भी अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, तो अभी कुछ समय बचा हुआ है, कुछ दिन बचा हुआ है, तो आप लोग जाएं और फिलअप करें, ताकि आप लोग अपने सपनों को साकार कर सकें। और जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियो को नहीं देखा है और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को मगध प्रकाशन को सब्सक्राइब करें और मेरे सारे वीडियो को देखें, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो, आप लोग अपने सपने को आसानी से पूरा कर सकेंगे। और अच्छे से अच्छे वीडियो और मैं आप डालूँगी जो कि आप लोगों तक पहुँचेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।